जल बिना जीवन नहीं, हरियाली बिना हम नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन बिहार के इस खास कार्यक्रम पर्यावरण दर्शन में। मैं हूं प्रणव राज आपके साथ। आज के इस अंक में हम बात करेंगे जल जीवन हरियाली विषय पर। और जल जीवन हरियाली विषय पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे खास मेहमान हैं किशोर कुमार, जो कि सामाजिक वैज्ञानिक हैं। इनसे हम जानेंगे कि जल जीवन हरियाली आखिर है क्या, इसका सही मायने क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर जल जीवन हरियाली है क्या। नमस्कार। जैसा आपने कहा, जल जीवन हरियाली, जल के बिना जीवन नहीं है। ये हमारे सांस्कृतिक तौर पे देखा जाए तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितानि। यथार्थ में पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे विचार। तो विचार तो व्यवस्था की बातें हो जाती है। जल है तो जीवन है। जीवन में शक्ति के लिए अन्न की आवश्यकता है और इन सभी चीज़ों का चलते रहने के लिए व्यवस्था की बात है। हमारे औद्योगिक दौर में हमने अपने इस विकास के अंधाधुंध दौर में कुछ इस ढंग से हमने कर दिया है अपने विकास को कि जल जीवन हरियाली पे विशेष तौर पे लाने की ज़रूरत पड़ गई। जल जीवन हरियाली जो सरकार की ये सोच है, ये बहुत ही सम्यक और आवश्यक है। अगर देखा जाए तो जल के पारंपरिक स्रोत जो सूख रहे थे, उन्हें पुनर्जीवित करना है। साथ ही साथ जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत जो हमने पर्यावरण की क्षतिपूर्ति का कार्य कर रहे हैं। और ये क्षतिपूर्ति एक बहुत छोटी सी बात शायद किसी शायर ने कही थी कि आग का क्या है, वो पल दो पल में लग जाता है, बुझते बुझते वक्त गुजर जाता है। तो हमने जो क्षतियाँ कर रही है, उन क्षतियों की भरपाई के साथ साथ और आज के दौर में जो हम देख रहे हैं कि बेहतर उत्पादकता, क्योंकि एक तरफ हमारे ऊपर सबसे बड़ा जनसंख्या का दबाव है, तो जनसंख्या के दबाव के लिए उन्हें खाद्यान्न चाहिए और हमारे उत्पादन क्षमता और उत्पादकता दोनों बढ़ाना आवश्यक है। इस मिशन को देखते हुए ये बहुत ही ठोस कदम लिया गया है। साथ ही साथ लोगों के घर में अच्छे पेयजल मिल सकें, उन्हें स्वच्छ जल मिल सके, क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो हमारे बीमारियां हैं, एपिडेमिक्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो है जल जनित रोगों का बहुत बड़ा भाग है। और इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ही पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, जो टैप वाटर की बात है, ये हमारे जल जीवन हरियाली में है। साथ साथ पारंपरिक स्रोतों को, नए स्रोतों को और जल संसाधन और वर्षा जल संचयन और संरक्षण की बातों को इसमें मुख्य आयाम है। और ये बहुत ही आवश्यक, जैसा मैंने कहा, आवश्यक और प्रशंसनीय और सराहनीय मिशन है, जिसे हमें इसके साथ हमारी जितनी भागीदारी आम लोगों की जुटेगी, तभी यह मिशन सक्षम हो पाएगा अपने डिलीवरी में। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और आपने एक चर्चा की बीमारी की, तो कहीं ना कहीं एक प्रदूषण भी बड़ा कारण है बीमारी को फैलाने में। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर प्रदूषण क्या है और प्रदूषण कैसे फैलता है, क्योंकि कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हम कुछ जला रहे हैं उससे प्रदूषण हो जाता है, या कुछ गंदगी हम यदि गंगा में बहा रहे हैं तो उससे प्रदूषण हो जाता है। तो दर्शकों को बताएं कि आखिर प्रदूषण का सही मायने क्या है और कैसे फैलता है। प्रदूषण, अगर आप, मैं बिल्कुल
साहित्यिक तौर पे अगर कहना चाहूँगा तो जी। प्रदूषण किसी भी चीज़ के जो अवांछित अवयव है वो हमारे चीज़ों में आ जाए। प्रदूषण को अगर देखा जाए तो आज के दौर में वायु प्रदूषण में ध्वनि प्रदूषण के साथ जलीय प्रदूषण, और जो मिट्टी का प्रदूषण है वो सबसे खतरनाक प्रदूषण होता जा रहा है। वायु प्रदूषण के कारण आप देख रहे हैं कि तरह तरह की बीमारियां आती हैं। मैं याद कराना चाहूँगा कि जो सबसे पहला प्रदूषण वायु प्रदूषण के कारण बीमारी आई वो क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस। जब हमारी औद्योगिक क्रांति आई और हवा में हमने जहर घोलना शुरू किया, यहाँ पर मैंने पहले भी कहा कि सहभागिता हमारी अपने कार्यवृत्त कैसे रहे कि हम कम से कम वेस्ट जनरेट करें, नहीं के बराबर अगर वेस्ट जनरेट करते हैं हम। जो अगर लिया जाए कि हम अपने दैनिक अवयव में सबसे पहले, मैं आज की दौर का मैं थोड़ा सा प्रायोरिटी चेंज करते हुए कहूँगा कि प्लास्टिक एक सबसे मुख्य रूप से हमारे पॉल्यूशन का कारक हो गया है, क्योंकि ये मिट्टी में जाकर मिट्टी को प्रदूषित करता है, जल में बहता जाता है, इसे जलाते हैं तो ये बहुत भयंकर रूप से वायु प्रदूषण करता है। वायु के अलावा हम इतने जो एम्पलीट्यूड वाले इतने सारे चीज़ें आज लाउड स्पीकर से लेकर के बड़ी बड़ी आवाज़ों वाली चीज़ें करने लग गए हैं एम्पलीफायर से, ये ध्वनि प्रदूषण कर रहा है जो आसपास की चीज़ों को करता है। तो कहीं न कहीं हमें अपने कार्यवृत्तों में ये समझना है कि हम प्लास्टिक का उपयोग ना करें। हम अपने आसपास की जितनी जगह हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है हरियाली रख पाएँ। हम अपने नदी नाले जल स्रोतों का संरक्षण करें, उसमें कोई भी गंदगी ना डालें। और ये चीज़ें करने की आवश्यकता आज महती रूप से हमारी भागीदारी, जिम्मेदारी और हमारे जीवन का सबसे बड़ा दौर चल रहा है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को कैसी दुनिया देके जाते हैं। और इस क्रम में जितनी हो सके हम अपने हरियाली का संरक्षण बेहतर तरीके से करें। धूल, धुआं, इन सब चीज़ों को अगर नहीं रोक पाएंगे हमारे लिए ये बहुत ही दुरह काल होगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने, काफ़ी ज़रूरत है ध्यान देने की, और हम सभी को कोशिश करनी चाहिए, यानी दर्शकों को और हम सभी को, कि प्रदूषण या फिर पर्यावरण को हम संरक्षित रखें। सर एक सवाल और है, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपने बता दिया प्रदूषण कैसे फैलता है, लेकिन एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि पर्यावरण संरक्षण में जल जीवन हरियाली का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि जल जीवन हरियाली, मैं फिर से एक विशेषाधिकार लेना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा कि जल को जितना सुरक्षित रखेंगे, जितना संरक्षित रखेंगे, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे और हमारे उत्पाद यानी कृषि उत्पाद, दूध, दही, मक्खन, सारी चीज़ें जो है ये आज अगर मैं याद करूं तो हमारे रेसिड्यू इम्पैक्ट की बातें होने लग गई थी, क्योंकि हम कृषि रसायन, उर्वरक, इन सभी चीज़ों में मात्राएं बढ़ती जा रही है। ज़मीन की उर्वरक क्षमता हम ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं, तो हम कहीं न कहीं सतत विकास की जो बातें हैं उन बातों को ध्यान में रखने की है कि हम सतत विकास के प्रति अपना योगदान क्या दे रहे हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में हम किसानों की बड़ी महती जिम्मेदारी आती है कि हम खाद्यान्न, फल, सब्जी उत्पादन में वो सारे तकनीक को आत्मसात करें, उन्हें लाएं, जिनसे कि हमारी निरंतरता बनी रहे। बिल्कुल, आपने जो कहा उससे
काफ़ी कुछ सीखने को मिलती है। लेकिन एक सवाल ये भी है सर कि केंद्र सरकार की बात करें या फिर राज्य सरकार की, लगातार इसके लिए काम हो रहा है, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी, जल जीवन हरियाली के लिए भी, लेकिन आम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आम लोग किस तरीके से योगदान करेंगे इसको सफल बनाने में? अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो मैं पुनः याद कराना चाहूँगा कि क्लब ऑफ रोम की मीटिंग के बाद, यानी सन जब उससे पूर्व जब इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस का अधिवेशन था, उस वक्त हमारे कृषि रसायनों पे खासकर रेसिड्यू इम्पैक्ट्स की बातें हुई थी और तब से सरकार राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात का हर जगह ध्यान रखा जा रहा है कि हम बिगड़ते हुए पर्यावरण स्थिति, मौसम परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की जो बातें आ रही है, इन सभी चीज़ों में अच्छी चीज़ें लाने की ज़रूरत है। और एक जो सबसे क्रिटिकल कहा जाए कि भूमिका निभाते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे अर्थशास्त्र की भूमिका निभाती है, क्योंकि कृषि उत्पादन के आयाम में किसानों को तकनीक जितना सुलभ रहेगा, आर्थिक सहायता जितना सुलभ रहेगा, वो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी तकनीक से सस्टेनेबल, निरंतरता वाली सारी तौर तरीके अपनाएंगे तो ये हमारे किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, जबकि वो अपने कार्यवृत्त, अपने जीविका में तकनीक, अर्थ के साथ साथ अपने पारंपरिक ज्ञान का समायोजन करते हैं। बिल्कुल। तो इसमें आम लोगों की भी सहयोग की भरपूर आवश्यकता होगी। जब तक आम लोग सहयोग नहीं करेंगे, सरकार हो या फिर हम या कोई पर्यावरण को संरक्षित नहीं कर पाएंगे, पर्यावरण को शुद्ध नहीं बना पाएंगे। तो सर, आम लोगों के लिए क्या अपील करेंगे? आम लोग किस तरीके से अपना सहयोग करें इस अभियान में? आम लोगों का ये है कि कम से कम सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ जीवन वृत्त अपनाएं। कम से कम गंदगी को बिल्कुल स्वच्छता की तरफ जाएं, स्वच्छता और शुचिता की तरफ जाएं। अपने आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखें, अपने आसपास के क्षेत्रों को हरियाली बनाएं और कहीं न कहीं सामुदायिक रूप से ग्रामीण स्तर पे, मोहल्ले स्तर पे, अपने गलियों के स्तर पे जितना स्वच्छता बरकरार रखेंगे, जितनी हरियाली और प्रकृति के लिए जो सम्यक चीज़ें हैं उन चीज़ों को अपनाएं। प्लास्टिक को से जितनी आप दूरी बनाएंगे, और इसके अलावा जो हमारी बर्बादी है वो है कि वेस्ट वाटर का रीयूज़, यानी कि जो हमारे ग्रे वाटर है, जो पानी बह रहे हैं, नदी नालों को साफ़ और स्वच्छ रख सकें। हम अपने नालों को जितना प्रदूषण से जितनी तरह के, और उन सभी रसायनों का उपयोग कम से कम करें जो हमारे जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहे हैं। हमारे कार्यवृत्त में ये मैं आग्रह करना चाहूँगा सर्वजन से कि प्लास्टिक से तो बिल्कुल दूरी बनाएं। अपने छोटी सी बातें हो जाती है कि जब बाज़ार जाते हैं तो प्लास्टिक का थैला वापस अपने गांव, अपने घर ना लाएं, तो ये बहुत अच्छी रहेगी। तो बिल्कुल देखिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल सभी को कम करना चाहिए और जैसा कि सर ने बताया कि किस तरीके से हम सभी सहयोग कर पाएंगे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए और इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, 2019 की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी इस अभियान की शुरुआत की। बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान, और केंद्र सरकार की बात करें तो जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई। तो उसके बाद किस तरीके से सर चल रहा है? क्या लग रहा है आपको कि कुछ इम्पैक्ट बढ़ रहा है? जैसा कि आप बीमारियों का लेते हैं सिलसिला एपिडेमिक्स, तो उसमें सबसे मज़ेदार पहलू ये था कि जल जनित रोगों का बहुत बड़ी भागीदारी थी।
कहीं न कहीं हम ये महसूस कर रहे थे, हमारी सरकार ये बात महसूस कर रही थी कि प्रदूषित जल के कारण हमारी एक बड़ी आबादी बीमार रहती है और जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे राष्ट्र स्वस्थ नहीं रह सकता। तो सरकार की तरफ से यह पहल बहुत ही लंबे समय से अपेक्षित रहा था, जो 2019 में बनकर आया, चाहे केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार हो। तो हमारी पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की जो बात है कि टैप वाटर, हर घर जल नल वाली जो बातें कही जाती है, उससे जो शुरुआत हुई है स्थानीय स्तर पे अगर आप देखेंगे तो जल जनित हमारे समाज में जल जनित रोगों का काफ़ी कमी आई है। इसके अलावा एक चीज़ आई है कि लोगों के बीच सोच आई है कि हम जल का दुरुपयोग नहीं करें, जल को वेस्टेज कम से कम दें। बिल्कुल सही बताया सर आपने कि काफ़ी लाभ हो रहा है जब से ये दोनों योजनाएं चल रही है, खासकर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि लोगों तक उस तरह की चीज़ नहीं पहुंच पा रही थी और लोग जागरूक भी नहीं हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये अभियान चलने से लोग जागरूक भी हो रहे हैं, लाभ भी उनको मिल रहा है और पर्यावरण संरक्षित भी हो रहा है। क्या जाहिर सी बात है, अगर आप देखें तो जितने वन क्षेत्र और उसके बाद जितने पौधारोपण का कार्य हुआ है, जितने जगह हमारे पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण बढ़ाया गया है, और इसके बाद हमारे आम लोगों की भी जानकारी में आम लोग भी इस बात के प्रति सजग होते जा रहे हैं। और अपने स्तर पे अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं बहुत अच्छे ढंग से स्वयंभू कार्यकर्ता और एक्टिविस्ट की तरह लोग आते जा रहे हैं, जो हमारे पर्यावरण अनुरक्षण, संरक्षण और पर्यावरण विकास की बातें आम हो चुकी है। लोग अपने जीवन शैली में अब वापस प्लास्टिक की थैली छोड़ कपड़े की थैली ले जाने लगे हैं, और सरकार के इस कार्यक्रम के तहत कहीं न कहीं हमारे जो बाज़ार है उन बाज़ारों में भी इन बातों की चीज़ें आने लग गई है जी। अब बड़ा मज़ेदार सा एक घटना बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें चलती है हमारे सरस्वती पूजा के बाद, बड़े हम खासकर बिहार में बड़े भारी रूप से समस्या हो जाती है मूर्ति विसर्जन की जी। कुछ जगह ऐसे भी पहल किए गए हैं कि खास एक तालाब बनाया गया है जहां सिर्फ विसर्जन, प्रतिमा का विसर्जन रहेगा। तो ये हम जो अवधारणाएं हैं हमारे पर्यावरण विकास की, पर्यावरण अनुरक्षण की और पर्यावरण संरक्षण की, इन चीज़ों को बहुत ही कहा जाए तो सार्थक रूप से ये कार्यक्रम समाज के साथ दे रहा है, समाज इसे अपना भी रहा है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, समाज अपना भी रहा है और आगे भी हम बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से अगर भारत की बात करें, सरकार की बात करें, तो जिस तरीके से लीडरशिप बढ़ा है सर भारत का, तो क्या लगता है इस चीज़ का भी महत्वपूर्ण योगदान है? बहुत सही कहा आपने। इस वर्ष भारत के लिए एक विशेष वर्ष है, जब भारत के ही मांग पर यह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजरा का वर्ष डिक्लेयर किया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जहां हमें अपने पारंपरिक फसलों की पहचान और उत्पादन और उत्पादकता की बातें हो रही हैं। साथ ही साथ भारत COP का नेतृत्व कर रहा है और यह इस बात को परिलक्षित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नेतृत्व को सराहा जा रहा है, माना जा रहा है। यह वर्ष हम लोग के यह वर्ष और यह विषय हम लोग के लिए गौरव का है कि भारत पर्यावरण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है। भारत के लिए भी और हम सभी के लिए भी काफ़ी गौरव का क्षण है जो मुकाम भारत को मिला है।
सर एक सवाल और रहेगा कि पर्यावरण को लेकर के लगातार काम हो रहा है, पर्यावरण संरक्षण में भी। पर्यावरण अगर संरक्षित रहेगा, पर्यावरण शुद्ध रहेगा, तो इस पर आम लोगों के साथ साथ पशु पक्षियों पर या फिर किसानों की बात करें, उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो क्या कुछ लाभ है सर, जरा एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। पर्यावरण के ये सारे काम से सबसे पहली बात तो ये होगी कि हम स्वस्थ होंगे, हमारे उत्पादन स्वस्थ रहेंगे, हमारी जैव विविधताएँ बढ़ेगी, और इन चीज़ों के मान्यताओं के अनुसार अगर देखा जाए तो हमारे फसलों में भी व्याधियाँ कम होंगी। जलवायु परिवर्तन जो आने वाले आसन्न बड़ी विकट परिस्थिति की बातें हो रही है कि जलवायु परिवर्तन, पश्चिमी विक्षोभ, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, इन सभी चीज़ों में हम कहीं न कहीं लाभान्वित होंगे और हम उस मानवीय सोच की तरफ अग्रसर होंगे जब हमारे जीवन की गुणवत्ताएं, हमारे देश का राष्ट्रीय स्वास्थ्य बेहतर होगा, हमारी उत्पादकता बेहतर होगी और हम समृद्ध और बहुत ही स्वस्थ राष्ट्र के रूप में उभरेंगे। बिल्कुल सर, सरकार लगातार काम कर रही है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोशल वर्कर हैं, पर्यावरणविद हैं या फिर अन्य सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं, वो लोग भी लगातार काम कर रहे हैं पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए, जल जीवन हरियाली को आगे बढ़ाने के लिए। तो उन लोगों को और क्या कुछ करना चाहिए? क्या सरकार को थोड़ा योगदान बढ़ाना चाहिए, सरकार को उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए कि किस तरीके से आगे एक साथ मिलकर बढ़ें ताकि और बेहतर तरीके से काम हो? निश्चित तौर पे सरकार को इसकी जो मॉनिटरिंग है उसमें अपने जो गैप्स फिलिंग की बातें होती है, जैसा मैंने कहा कि इसका आर्थिक पक्ष, इसमें और आने वाले आयामों का समायोजन होना, जैसे जितने पारंपरिक जल स्रोत हैं, पारंपरिक फसल हैं, इन सभी चीज़ों को जोड़ने के साथ साथ इसमें भागीदारी के लिए और लोगों से कैसे बढ़ाया जा सकता है, इनमें चाहे सामाजिक वैज्ञानिक हों, पर्यावरण वैज्ञानिक हों और स्वास्थ्य वैज्ञानिक हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, इन सभी की जो भागीदारी है अगर कहा जाए तो ये कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जितनी ज़्यादा सरकार इसके मॉनिटरिंग करके गैप फिलिंग का काम करेगी, यह उतना ही सशक्त मिशन बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इन तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए। पर्यावरण दर्शन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।